हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 60। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 59 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। शुभ ने अपने होंठ दिशा के होंठों पर रख दी और शुभ दिशा को किस करने लगता है। दिशा की आंखें भी अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसके हाथ ऑटोमेटिक शुभ के बालों में चलने लगते हैं और एक डीप किस करने के बाद शुभ दिशा से दूर होता है और फिर उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरता रहता है। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। शुभ फिर से दिशा को किस करने ही वाला था कि तभी शुभ के फोन में वाइब्रेट होने लगता है और शुभ अपने फोन की तरफ देखता है। फिर शुभ ने अपने फ़ोन को इग्नोर कर दिया और आज वो सच में अपने पिकाचू के साथ ही रहना चाहता था। सारा टाइम उसके साथ ही स्पेंड करना चाहता था, लेकिन शुभ का फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। तो शुभ ने भी ना चाहते हुए अपने लेफ्ट हाथ से फ़ोन को उठाया और फिर जय का फ़ोन देखा। तो जय भी शुभ को कम ही फ़ोन किया करता था, लेकिन जब भी वो फ़ोन करता था तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही देता था। इसीलिए शुभ ने उसका फ़ोन इग्नोर नहीं किया और जल्दी से शुभ ने उसका फ़ोन रिसीव करके कहा कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या जो इतनी बार फ़ोन कर चुके हैं आप। तो जय ने अभी शुभ के ऐसा कुछ कहा कि जय की बात सुनकर अभी शुभ के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। शुभ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि आप सच कह रहे हैं क्या। तो जय बोलता है कि तुम खुद ही यहाँ आकर देख लो, वो भी यहीं पर हैं। तो शुभ ने भी थोड़ा सा गुस्से में बोला, तो आप खड़े क्यों हो भैया, जाकर मुंह पर 2 पंच क्यों नहीं मार देते उनके। अभी मैं भी आ रहा हूँ, आकर मैं भी उनको बताता हूँ। मैं तब तक आप जाकर वीरू भैया को भी इन्फॉर्म कर दो। तो वीरू भैया भी दादी को लेकर सीधा वहीं पर पहुँचेंगे। तो शुभ ने भी दिशा का चेहरा अपने सीने से हटाकर कहा कि दिशा, मैं तुम्हें अच्छी वाली डेट पर लेकर जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें भी मैं लेकर चलूँगा। प्लीज़ आज के लिए मुझे समझ लो, फिर इसके बाद कभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं सच कहता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी डेट प्लान करूँगा तुम्हारे लिए, तुम खुश हो जाओगी। लेकिन प्लीज़ अभी मुझे जाना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिशा ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर गाड़ी से उठकर दूसरे साइड जाकर बैठ जाती है। शुभ ने भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर जल्दी से गाड़ी का गियर चेंज किया और फिर गाड़ी भी हवा से बातें करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद शुभ ने कार एक क्लब के बाहर आकर रोक दी। तो शुभ अभी दिशा को लेकर सीधा उस क्लब के अंदर गया। दोनों ही इधर उधर नज़र घुमाने लगते हैं और फिर दोनों की ही नज़र अचानक से डांस फ्लोर पर जाती है, जहां पर नील अभी लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर डांस कर रहा था। तो नील को देखकर दिशा ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक्साइटेड होकर बोली कि शुभ, नील भैया। तो नील अभी इस वक्त शर्टलेस था, उसने बस एक ट्राउज़र पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तो नील की बॉडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। लड़कियां भी चिल्ला रही थी जोर जोर से, नील नील के साथ डांस कर रही थी। नील भी गोपियों में अब कन्हैया बना हुआ डांस कर रहा था। तो शुभ भी अब नील को ही देख रहा था और उसे अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो शुभ अभी सीधा डांस फ्लोर पर गया और उसने नील का कॉलर पकड़ा और एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। और ये सब देखकर तो नील काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। डांस फ्लोर पर म्यूज़िक एकदम से बंद हो गया। जितने भी लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे डांस फ्लोर से, वो जल्दी से इधर उधर भाग जाते हैं। तो नील ने अभी शुभ को हैरानी से देखकर कहा कि अबे, मुझे मार क्यों रहा है तू, मैंने क्या किया है। तो इतने में ही शुभ ने अभी एक और पंच नील के मुंह पर फिर से जड़ दिया। अब तो नील से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। नील ने भी शुभ का कॉलर पकड़ा और फिर एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। तो शुभ अभी सीधा डांस फ्लोर से जाकर नीचे गिर गया। तो रुद्र भी जो कि वहीं पर बैठा था, उसने अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर रुद्र
समझ गया था कि शायद अब तो ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा लड़ेंगे। रुद्र अभी उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो दिशा के पास आ गया और धीरे धीरे क्लब भी अब खाली होने लगता है। जो बाउंसर्स अभी उन दोनों को छुड़वाने जा रहे थे, तो जय ने अभी उन बाउंसर्स को भी पहले ही गन दिखाकर रोक दिया था। वो सारे बाउंसर्स अभी एक साइड में खड़े हो गए थे। तो शुभ को अब नील पर इस बात का गुस्सा आ गया था कि अगर नील आ गया था तो वो प्रताप हाउस में क्यों नहीं आया। यहाँ पर लड़कियों के साथ डांस नील का क्या मतलब है। तो नील को तो अभी पता भी नहीं था कि शुभ प्रताप उसे क्यों मार रहा है। तो दिशा तो अभी एक जगह पर खड़ी हुई थी, शुभ और नील की फाइटिंग देख रही थी। तो जब भी अभी शुभ को पंच लगता था तो दिशा के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। आखिर शुभ ने उसे पिछले एक साल से परेशान जो किया था। तभी नील ने अभी शुभ को एक पंच मारा और फिर शुभ आकर दिशा के ऊपर गिरा। तो दिशा ने अभी शुभ को देखा और वो जोर जोर से हंसने लगती है। शुभ भी थोड़ा गुस्से में अभी दिशा को देखता है और फिर बोलता है कि तुम पागल हो, क्यों हंस रही हो तुम? मैं पिट रहा हूँ और तुम हंस रही हो। तो दिशा ने अभी अपने दुपट्टे से शुभ के चेहरे को साफ करते हुए कहा कि कहा था ना मैंने कि नील भैया मिलेंगे तो तुम्हें ज़रूर पिटवा दूंगी। देखो ना, मुझे तो कुछ कहना भी नहीं पड़ा, वो खुद ही तुम्हें पीटने लगे हैं। नील भैया आपको पीट भी रहे हैं, वाह कितना मज़ा आ रहा है। तो शुभ अभी दांत पीसता हुआ बोलता है कि तुम्हारे नील भैया की। तो तभी शुभ अभी नील के पास गया और फिर से एक पंच मार दिया। तो नील ने भी अभी बदले में शुभ को एक पंच मारा। रुद्र दिशा के पास आकर खड़ा होकर बोलता है कि शुभ पिट रहा है और तुम हंस रही हो, तुम तो उससे प्यार करती हो ना। तो दिशा अभी हंसते हुए बोलती है कि आपको पता भी है अभी तो शुभ बस नील भैया से ही पिट रहा है, जब रुद्र जीजू आएंगे ना तब उनसे भी ये पिटेगा। और ये सोच कर ही मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जीजू अभी शुभ को पीट रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि रुद्र जीजू और नील भैया खूब तसल्ली से शुभ को मारे, तभी तो शुभ को अकल आएगी ना, इसने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया है। तभी रुद्र भी हल्का सा हंसकर बोलता है कि ये तो गलत बात है ना, तुम मेरे भाई को पिटवा रही हो। और अचानक ही रुद्र का ध्यान अपने शब्दों पर गया, तो वो अपनी बात को ठीक करते हुए बोलता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम शुभ भाई को इतना ज़्यादा पिटवा रही हो और इतना ज़्यादा हंस भी रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, जबकि तुम तो शुभ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हो और शुभ भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो दिशा भी अब रुद्र को देखते हुए बोलती है प्यार तो मैं अभी भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन शुभ ने मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं पूरा पूरा दिन शुभ का इंतज़ार करती थी, मैं पूरा दिन उनके ऑफिस के बाहर बैठी रहती थी, शुभ मुझे इग्नोर करते थे, मुझे एक बार भी नहीं देखते थे। मैं पूरा दिन अपने फ़ोन को निहारती रहती थी कि शायद शुभ मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन शुभ मुझे कभी भी कॉल नहीं करते थे। मैं पूरा दिन शुभ से मिलने के लिए तड़पती रहती थी कि एक झलक देखने को मिल जाए, लेकिन वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। और तो और मुझे कहते थे कि मैं उनके लिए मनहूस हूँ, मेरी वजह से उनके भाई उनसे दूर हो गए हैं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे उनकी ज़िंदगी से चला जाना चाहिए। दिशा की आंखों में अब हल्के से आंसू आ गए थे। दिशा ने अपने दिल पर अपनी उंगली रखकर कहा कि यहाँ आपको पता भी है, यहाँ यहाँ दर्द होता है मुझे, जब शुभ मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में मुझे ना जाने कितनी ज़्यादा बातें कही थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, फिर भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन उन्होंने तो जैसे अब कसम खा ली थी कि वो मुझसे कभी भी प्यार से पेश नहीं आएंगे, कभी भी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब वो पिट रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि रुद्र जीजू भी इन्हें ऐसे ही मारे, बहुत ज़्यादा मारे। आपको पता है जितना रुद्र जीजू और नील भैया के लिए प्रताप हाउस में सब रोए हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं रोई हूँ। नील भैया और रुद्र जीजू सामने नहीं थे, इसीलिए उन्हें याद करके किट्टू दीदी और अवनी भाभी रोती थी, पर मैं तो शुभ तो हमेशा मेरे सामने रहता था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। अच्छा है कि ये पीट रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ ये और ज़्यादा पीटें, बहुत ज़्यादा पीटें, तब इनको अकल आएगा। रुद्र समझ रहा था कि दिशा ने एक साल बहुत मुश्किल से गुजारा है, तो शुभ ने अभी अपना सारा गुस्सा दिशा पर निकाल दिया था। अब दिशा अपना सारा गुस्सा शुभ पर निकाल रही है। तो रुद्र अब हल्का हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है कि लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब तो तुम्हारे साथ वो अच्छे से बिहेव करता है और तुम्हें डेट पर भी लेकर जाता है।
तो दिशा भी मुस्कुराकर बोली कि अभी तक नहीं थे, लेकिन अब नील भैया आ गए हैं ना, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि नील भैया शुभ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तभी नील रुद्र के ऊपर आकर गिरा तो नील बोलता है कि यार शुभ मुझे मार क्यों रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो रुद्र ने हंसकर कहा कि मुझे क्या पता, आप अभी मारिए। तो नील की नजर अभी दिशा पर पड़ी तो नील अभी दिशा को देखकर मुस्कुराकर बोलता है कि हे सेक्सी, तुम यहीं पर हो क्या? तुम भी इसी के साथ आई हो? मेरे साथ डांस फ्लोर पर डांस क्यों नहीं किया तुमने? तो नील के मुंह से अभी अपने लिए सेक्सी सुनकर दिशा ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। उसे तो अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो नील का ये रूप तो दिशा पहली बार ही देख रही थी, क्योंकि नील ने कभी उसे बच्चा के अलावा कुछ बोला ही नहीं था। जब वो पहली बार प्रताप हाउस आई थी तब एक नील ही था जिसके साथ दिशा अच्छे से कंफर्ट फील करती थी। तभी शुभ वापस आता है और उसने नील को अपनी तरफ घुमाकर एक पंच जोर से उसके मुंह पर चढ़ दिया। तो नील ने भी अभी बदले में फिर से एक पंच शुभ को मारा। शुभ का मुंह भी लाल हो चुका था। शुभ दोबारा से अभी दिशा के ऊपर गिर गया और दिशा ने शुभ को संभालते हुए कहा कि शुभ, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे नील भैया है, ये तो मुझे सेक्सी बोल रहे हैं यार। हमेशा तो बच्चा ही कहते थे, मगर अब देखो सेक्सी बोल रहे हैं, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। इतने में ही नील ने शुभ के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर जैसे ही उसके एक चांटा मारने को हुआ कि चंद्रकला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर नील के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। तो नील का चेहरा भी अब एक साइड में हो गया था और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो शुभ ने भी मौके का फायदा उठाया और फिर दादी के पीछे आता हुआ बोला कि देखो दादी, देखा आपने, हम लोग एक साल से नील भैया के लिए रो रो कर पागल हो रहे हैं और अवरी उसकी हालत तो एकदम से खराब है और छोटा पैंथर, इनके बिना उसका नाम तक नहीं रखा गया है। और दादाजी वो तो बिल्कुल शांत ही हो गए हैं। नव्या भी घर नहीं आती है। निहाल के चेहरे का रंग भी काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ गया है और ये यहाँ पर नंगा होकर लड़कियों के साथ आराम से नाच रहा था। दादी तो नंगा होकर लड़कियों के साथ ये खूब मस्ती से नाच रहा है। तो नील ने भी हैरानी से खुद में ही बड़बड़ाया और फिर हल्के से गुस्से में बोला कि पैंट पहनी है मैंने, दिखता नहीं क्या तुम्हें? तो दादी भी गुस्से में बोलेंगी तो इंतजार किस बात का कर रहा है तू, इसे भी उतार देना, पूरा नंगा होकर ही नाच ले तू यहाँ पर। नील अभी हैरानी से बोला कि कैसी बेशरम फैमिली है यार। दादी ने अपनी कॉटन की साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टाँका और फिर एक और थप्पड़ नील को जोर से मार कर कहा कि यहाँ पर क्या कर रहा है तू, बता बता यहाँ पर क्या कर रहा था तू? बाप बन गया है और एक बेटा भी हो गया है तेरा, बीवी घर में तेरा इंतजार कर रही और एक तू तू यहाँ पर लुच्ची पुच्ची लड़कियों के साथ नाच रहा है नंगा होकर, तू यहाँ पर डांस फ्लोर पर मटक रहा है। तू घर चल, तुझे मैं बताती हूँ, तेरी ये लंबी लंबी टांगे ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। अब मेरे सामने नंगा क्यों खड़ा है तू? कपड़े क्यों नहीं पहनता? चल चल जल्दी से कपड़े पहन। कमीज नहीं है तेरे पास क्या, या फिर अपनी कमीज उतार कर उन लड़कियों को ही दे दिया है तूने? तो दादी को देखकर अब रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसकी तो सांसें रुक गई थी। रुद्र ने धीरे से नील की कमीज उठाई और फिर नील के पीछे जाकर नील को कमीज पहनाने लगा। तो नील को इस वक्त अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर भी और दादी के ऊपर भी। वो हल्का सा पलट कर बोला कि शुभ की फैमिली पागल है क्या यार, और तुम मुझे कमीज क्यों पहना रहे हो? मुझे नहीं पहनना। तो रुद्र अभी धीरे से बोलता है कि आप प्लीज़ चुपचाप से ये कमीज पहन लीजिए मिस्टर ओबरॉय, वरना शुभ की दादी आपको और ज़्यादा मारेंगी, मार मार कर नंगा बना देंगी। तो दादी ने भी नील को अपनी तरफ घुमाया और फिर बोले कि अब उसे क्यों देख रहा है, मुझे देख कर बात कर तू। इस कमीज के बटन लगा वरना एक गाल पर रख दूंगी अभी तेरे। नंगा नाचेगा तू यहाँ पर? अवनी देख लेती तो तुझे यहाँ पर ही अभी 3rd डिग्री का टॉर्चर दे देती, समझा? आज ही तेरी जान ले लेती वो। जितना उसने तेरा इंतजार किया है ना, फिर तुझे जान से मार कर वो सब्र भी ले लेती आज ही, समझा? शुक्र मना कि वो यहाँ पर नहीं है, वरना आज तुझे मार मार कर सच में विधवा ही हो जाती वो। नील को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। नील तो बहुत ज़्यादा हैरान था, बहुत ही ज़्यादा हैरान। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्लब जाएगा और फिर ऐसे
से उसकी लड़ाई शुभ के साथ हो जाएगी और फिर इतने थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे। फिर शुभ बच्चों की तरह अपनी दादी को बुलाकर ले आएगा और फिर उसकी दादी भी उसे इतना मारेंगी। नील ने भी अपने दोनों हाथ दादी की तरफ दिखाते हुए कहा कि लिसन गार्जियंस। अपने लिए गार्जियंस सुनकर दादी ने एक और चांटा भी नील के गाल पर जोर से जड़ दिया था और फिर गुस्से से कहा कि ये क्या मुझे तू गाजर गाजर बोल रहा है? दादी हूँ मैं तेरी, दादी बोल मुझे, समझा? नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी अभी। रुद्र को तो अब काफी ज्यादा हंसी आ रही थी लेकिन वो हंसा नहीं था। आज तो रुद्र पर यह कहावत बिल्कुल ही फिट हो रही थी कि हंसा तो फंसा। तो नील ने भी अपने गाल पर अपना हाथ रखा और फिर रुद्र के पीछे जाकर कहा, रॉकी यार समझाता क्यों नहीं है तू इन्हें? पागल हो गई है क्या ये फैमिली? पता नहीं मुझे क्यों मारे जा रही है, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? इस फैमिली के सारे मेंबर्स पागल है क्या? सबके सब बस मुझे ही मारे जा रहे हैं यार। तो दादी ने भी रॉकी को साइड में हटाया और फिर नील के सामने जाकर बोली कि अभी तो बस मैंने तुझे मारा है, अभी तो तू घर चल। तुझे अवनी, तेरे दादू, निहाल, नव्या जो तेरा बैंड बजाएंगे ना, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। सारे के सारे मिलकर तेरी हड्डियां ही चटका देंगे आज। कहाँ था तू 1 साल से? बता कहाँ पर था वो तेरा भाई रुद्र? वो कहाँ पर है? उसे भी लेकर आ, उसे भी पकड़ कर बताती हूँ मैं आज। उसके भी बालों को पकड़ कर ना हिलाया ना तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। कहाँ है वो? बता मुझे। उसकी भी पसलियां ना तोड़ी मैंने तो मैं भी उसकी दादी नहीं। तो दादी के मुंह से अपना नाम सुनकर अब रुद्र तो अपना सलाइवा गटक रहा था, मगर वो खुद को इस बात की तसल्ली भी दे रहा था कि अच्छा ही है कि वो सरदार के गेटअप में है, नहीं तो आज उसकी भी खैर नहीं थी, वरना ये सारे मिलकर अभी उसे भी बहुत ज्यादा मारते। तो रुद्र भी मन में खुद से बोला कि मेरी फैमिली भी सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। कोई तो खुश होता है, गले लगाता है, माथा चूमता है और नील को देखकर इन सब ने तो उसको बचाना ही शुरू कर दिया। बेचारा नील अपनी याददाश्त के चलते समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों मार रहे हैं उसे। जब पता चलेगा कि मैं रॉकी नहीं रुद्र हूँ तब पता नहीं मेरा क्या करेंगे ये लोग। तभी रुद्र के कानों में अभी दादी की आवाज भी फिर से सुनाई देती है कि नील तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना, कहाँ है वो? कहीं वो भी तेरी तरह इस क्लब में मुजरा तो नहीं कर रहा है ना, बता मुझे। तो दादी के मुंह से मुजरा सुनकर अभी रुद्र खुद में ही बड़बड़ाता है कि दादी को मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ क्या यार? तो दादी मैं मुजरा नहीं करता हूँ बल्कि आपके समझदार पोते को मुजरा दिखाने के लिए लेकर आया था। तो नील अभी रुद्र के पीछे आ गया और फिर नील बोलता है कि रॉकी आज के आज ऑस्ट्रेलिया वापस चल, मैं इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ यार। ये लोग तो मुझे मार मार कर मेरा फुर्ता ही बना देंगे। यहाँ जितनी सुंदर लड़कियां हैं ना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तो यहाँ की बुढ़िया लड़कियां हैं यार। फाइनली अभी रुद्र ने अपनी चुप्पी को तोड़ा और फिर चंद्रकला को देखकर कहा कि दादाजी ये मिस्टर ओबरॉय है, मिस्टर नील ओबरॉय, ये आपके पोता नहीं है। तो आपको अभी कोई गलतफहमी हो गई है। तो दादी भी अभी रुद्र की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलती है कि मैंने भी तो यही कहा ना कि ये नील है। दादी का गुस्सा देखकर रुद्र भी अब थोड़ा सा पीछे हट गया था और फिर वो हाथ जोड़कर डरता हुआ बोलता है कि नहीं दादी ये नील प्रताप नहीं है, नील ओबरॉय है, नील ओबरॉय। मैंने अपने बाल धूप से सफेद नहीं किए हैं, समझा? मुझे मत बता तू मेरा पोता है या फिर नहीं, ये मेरा ही पोता है, समझा तू? और बीच में आया ना तो तुझे भी अभी खींच कर 2 थप्पड़ मार दूंगी। इतना कहकर दादी ने भी नील का हाथ जोर से पकड़ लिया और फिर उसकी कलाई को खींचते हुए बोलती है कि तू घर चल, चल घर, तुझे अवनी से पिटवाती हूँ। तो नील अभी काफी ज्यादा हैरानी से बोला कि अभी मुझे और ज्यादा पिटवाएंगी यार गार्जियंस? अभी आपने मुझे इतना ज्यादा मारा है और अब घर जाकर इस अवनी से भी मार पड़वाएंगी क्या आप? तो दादी बोलती है कि हाँ और क्या, अभी तो तुझे घर जाकर सबसे पिटना है ना। हम लोग 1 साल से तेरे बिना रोज मर रहे हैं और अब सब मिलकर तुझे मारेंगे। तो दादी कंटिन्यू अभी नील का हाथ खींच रही थी। नील ने अपने दूसरे हाथ से रुद्र की कलाई को पकड़ लिया और उसकी तरफ ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो कि प्लीज मुझे इनसे बचा लो यार। रुद्र भी मन ही मन खुद से बोला कि इनसे ही तो नहीं बचा सकता मैं नील, तुझे मैं सारी दुनिया से बचा सकता हूँ लेकिन चंद्रकला और दिग्विजय सिंह जी से बिल्कुल नहीं बचा सकता हूँ यार। तो दादी नील को अभी लगातार खींचकर क्लब से बाहर लेकर आ रही थी और नील भी किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह ही खींचा जा रहा था।
तो नील अभी बार बार पलट कर रुद्र को देख रहा था और रुद्र जो बेबस उस होकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो रुद्र जानता था कि वो अब ज्यादा दिन तक नील को बचा नहीं सकता। वैसे तो रुद्र ने सोचा था कि जब नील की याददाश्त वापस आ जाएगी तब वो सबसे मिलवा देगा, लेकिन शायद सबके सामने आने का अब यही सही वक्त था। तो दादी ने भी नील को गाड़ी में बैठाया और फिर खुद उसके पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर में ही सब प्रताप हाउस में आ गए थे। तो दादी ने अभी गाड़ी से उतरकर नील को उतारा और फिर नील प्रताप हाउस को देखता है और उसके दिमाग में कुछ बातें हिट करने लगती हैं। थोड़ी देर तक नील प्रताप हाउस को ही देखता रहा और दादी ने भी नील के सिर पर मार कर कहा कि देख क्या रहा है, तेरा ही घर है, चल अंदर। तो दादी ने अभी नील को खींचते हुए वो भी अंदर ले आती हैं। तो नील अभी जैसे तैसे अंदर जा रहा था, उसके दिमाग में धुंधली धुंधली यादें चल रही थी। तो दादी भी नील को लेकर हॉल में आई और चिल्लाने लगी, संजय के पिताजी, अवनी, किट्टू, रामू काका, सब के सब बाहर आओ, देखो कौन आया है। तो शुभ अभी दादी के ऊपर कमेंट मारता हुआ बोलता है कि दादी, अब रामू काका आपके भी काका हैं क्या? तो दादी ने भी उल्टे हाथ का शुभ के गाल पर एक जोर से तमाचा रसीद कर दिया और कहा कि कभी कभी फ्लो फ्लो में निकल जाता है, समझा तू, चुप रहे। तो शुभ को अब चांटा लगा था। ये देखकर नील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे पहले आ जाया करती थी। तो नील अभी शुभ को देखकर हंसने लगता है और जैसे शुभ का मजाक बना रहा हो। तो शुभ ने भी अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और फिर नील की तरफ देखकर बोला कि बताता हूँ आपको बाद में, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना। दादी की आवाज़ सुनकर अब दादाजी हॉल में आ गए थे। दादाजी ने नील को देखा तो वो देखते ही रह गए। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। ना वो हंस रहे थे ना वो रो रहे थे, बस नील को ही देखे जा रहे थे। नील को देखकर उन्हें संजय की कमी महसूस नहीं होती थी और धीरे धीरे अब दिग्विजय सिंह जी नील के पास आ जाते हैं और फिर उन्होंने हाथ खोलकर नील को गले लगा लिया। तो दादाजी ने जब नील को गले लगाया तो नील के दिल में अब अजीब सी धक सी हो जाती है। उसे महसूस हुआ जैसे किसी अपने ने उसे गले लगाया हो और ना चाहते हुए भी नील भी अब दादाजी के गले लग गया था। तो दादाजी अब सब से रहा नहीं गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तो रुद्र भी अब दादाजी को देख रहा था। रुद्र का भी मन हुआ कि वो भी दादाजी के पास जाकर गले लगकर फूट फूट कर रो दे, लेकिन रुद्र ने भी खुद को कंट्रोल कर लिया था। रुद्र ने उन सब की हालत देखी तो सोचा कि वो अभी अपनी असलियत अभी बता दे, लेकिन तभी रुद्र का फोन वाइब्रेट हुआ और रुद्र अपना फोन लेकर साइड में चला गया। दादाजी ने अभी नील को देखकर उसके माथे को चूम लिया और फिर दादाजी धीरे आवाज में बोले कि कहाँ था तू? एक बार भी तुझे अपने परिवार की याद नहीं आई क्या? एक बार भी नहीं सोचा तूने कि तेरे दादाजी तेरे बिना कैसे रहेंगे? और तेरा वो गुस्सेल भाई वो कहाँ पर है? तो शुभ ने अभी दादाजी को संभालते हुए कहा कि दादाजी बस अब मत रोइए, नील भैया आ गए हैं ना, नील भैया आ गए हैं तो रुद्र भैया भी आ जाएंगे। अब आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैंने कहा था ना कि आपके पोते जरूर वापस आएंगे। आपको यकीन नहीं था, देखा आ गए ना वापस, मेरा विश्वास जीत गया दादाजी। अब आप चलिए, आपको आराम की जरूरत है, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। शुभ अभी दादाजी को लेकर सीधा दादाजी के कमरे की तरफ चला गया था। दादाजी भी आज बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। दादाजी का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था नील को छोड़कर चले जाने की, लेकिन उन्हें अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना था। इसीलिए शुभ के इतना कहने से शुभ उन्हें जबरदस्ती लेकर चला गया। दादी ने अभी फिर से नील की पलाइयां ले ली और बोली कि अभी तू अवनी से और छोटे पैंथर से और किट्टू से भी मिलेगा। दादी ने भी फिर आवाज लगाई, अवनी अवनी देख ना कौन आया है, जल्दी से नीचे आ जा। तो दादी की आवाज सुनकर अवनी छोटे पैंथर को गोद में लेते हुए सीढ़ियों से उतरती हुई बोली कि आ रही हूँ दादी, क्या करूँ इस छोटे पैंथर को, नील ने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। अभी मैंने इसका डायपर चेंज किया हुआ है और इसने फिर से पॉटी कर दी है। तो किट्टू भी अभी अवनी के पीछे पीछे चल रही थी। अवनी ने अभी तक आंखें उठाकर नहीं देखा था कि सामने नील खड़ा हुआ है, जबकि नील की नज़र तो अभी अवनी पर ही टिकी हुई थी। नील मन ही मन बोलता है कि यार ये तो वही है जिसे मैं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में किस किया था। ओ माय गॉड, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। आज से मैं नील प्रताप सिंह हूँ। अवनी छोटे पैंथर को लेकर अभी सीढ़ियों से उतरी थी। उसकी नजर अभी जैसे ही सामने गई तो सीधा नील की नजरों से टकरा गई। तो अवनी की तो सांसें जैसे रुक गई हो। किट्टू भी जब नील को देखती है तो वो भी उसे देखती रह गई। दिशा ने जल्दी से आगे बढ़कर अभी छोटे पैंथर को अपने गोद में लिया। अवनी की नजर नील पर ही टिक गई थी। अवनी धीरे धीरे नील की तरफ आ रही थी। अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। अवनी को नील की शक्ल धुंधली धुंधली सी दिखाई देने लगती है, लेकिन फिर भी वो नील की तरफ चलती गई। इसके अपोजिट नील के चेहरे पर तो अब एक शरारती मुस्कान आ गई थी। अवनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नील तो मन ही मन खुश हो रहा था। अवनी बिल्कुल नील के करीब चली गई और नील ने भी बिना सोचे समझे अपने सीधे हाथ अवनी की कमर को पकड़कर खुद से सटा लिया। तो नील तो बस अभी अवनी की खूबसूरती में खो गया था। अवनी ने अपने दोनों हाथ नील के चेहरे पर रखे और नम आंखों के साथ कहा कि कहाँ थे आप। तो नील भी एक शरारती भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि 3 महीने से तो यहीं पर था। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए आप? अपने बेटे से मिलने क्यों नहीं आए? मुझसे दूर क्यों रहे आप? क्या मेरी कभी भी याद नहीं आई आपको? तो अवनी भी रोते हुए बोली। तो नील मुस्कुराकर शरारत भरे लहजे में बोला, आई थी याद, बहुत याद आई थी। मैं तो बस इस रॉकी के बच्चे को कब से कह रहा था, लेकिन इसी ने मुझे यहाँ पर नहीं आने दिया। अवनी क्या पूछ रही थी और नील उसे क्या जवाब दे रहा था, ना तो अवनी के कुछ समझ में आ रहा था और ना ही नील को। तब तक शुभ भी दादाजी को दवाई देकर सुलाकर हॉल में आ गया था। अवनी अब और ज्यादा रोने लगी। अवनी सुबक रही थी और नील उसका रोना देखकर मुस्कुरा रहा था। नील अवनी को इतने करीब से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अभी अवनी के होठों को चूम ले। तभी रुद्र ने नील की बाजू को पकड़ा और अवनी से दूर हटाते हुए कहा कि दादी, ये नील प्रताप सिंह नहीं है, ये नील ओबरॉय है, नील ओबरॉय। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर बोला कि मैं नील प्रताप ही हूँ ना, मैं डायनामाइट हूँ, है ना। तो इतना कहकर नील ने भी अवनी की तरफ आंख मार दी और नील के चेहरे की मुस्कुराहट तो आज जा ही नहीं रही थी। नील को ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर अब काफी ज्यादा टेंशन आ गई थी। रुद्र ने नील के बाजू को पकड़ा और एक साइड में ले जाकर कहा कि मिस्टर ओबरॉय, आप समझ नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। नील ने भी रुद्र का हाथ झटकते हुए कहा कि तू पागल है, तूने ही तो कहा था कि ये मेरे सपनों वाली लड़की है और अब जब वो मेरे सामने मेरे पास में है तो तू कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैं तो यहीं पर रहूँगा, समझा तू। अवनी के पास और देख तो एक रेडीमेड बच्चा भी मिल रहा है मुझे। तो रुद्र ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर दांत पीसते हुए बोला कि मिस्टर ओबरॉय, आप समझ नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, चलिए यहाँ से। यार रॉकी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो यहीं पर रहूँगा, वैसे भी हमारी कोई फैमिली नहीं है। तो फिर यहाँ पर देखो ना, शुभ के दादाजी दादी कितने अच्छे हैं। बेशक दादी ने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन यार प्यार भी तो कितना ज़्यादा करती हैं। यहीं पर रहते हैं ना, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ ही दिनों में मैं इस लड़की को इम्प्रेस कर लूँगा और फिर उससे शादी कर लूँगा, फिर मैं हमेशा के लिए नील प्रताप सिंह बन जाऊँगा। रुद्र बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पर शुभ आया और फिर रुद्र को देखकर बोला कि मिस्टर रॉकी, क्या प्रॉब्लम क्या है? रुद्र बोलता है कि शुभ, तुम जरा मेरे साथ गार्डन में चलो। तो रुद्र भी शुभ को लेकर गार्डन में आ गया था। तो शुभ ने भी गार्डन में आकर पूछा कि मिस्टर रॉकी, क्या प्रॉब्लम है? आप नील भैया को यहाँ से लेकर क्यों जाना चाहते हैं? तो रुद्र बोलता है क्योंकि वो तुम्हारा नील भाई नहीं है, वो मिस्टर ओबरॉय है। तो अभी रुद्र ने अपनी जेब से नील का एक फेक आईडी कार्ड निकालकर शुभ को दिखाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ था। रुद्र ने अभी नील की बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स शुभ को दिखाए थे। शुभ अभी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और उसकी आंखों में हल्का हल्का पानी आने लगा था। शुभ ने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर झटके से रुद्र के सामने घुटनों पर बैठ गया। तो शुभ अभी अपने आंसुओं को कंट्रोल करता हुआ बोलता है कि मिस्टर रॉकी, आपने देखा था ना कि नील को देखकर मेरी फैमिली के अंदर जान आ गई थी, खासकर मेरी भाभी और मेरे दादाजी। मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप मिस्टर ओबरॉय को यहाँ से लेकर चले जाएंगे तो मेरे दादाजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मेरी दादी की उम्मीद
उम्मीदें टूट जाएंगी, अवनी मर जाएगी। मैं आप सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मेरा भाई नहीं मिलता तब तक आप प्लीज़ मिस्टर ओबरॉय को यहीं पर रहने दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, बहुत ख्याल रखूँगा, उन्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। मैं अपनी फैमिली की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। रुद्र भी नील को वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता था। रुद्र को कुछ ऐसा पता चला था कि जिसके रहते वो नील को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था। अपने छोटे शेर को घुटनों पर देखकर रुद्र का दिल भी अब पसीज रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने दिमाग से काम लिया। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र का फोन वाइब्रेट होने लगा, तो रुद्र ने भी फोन चेक किया और दांत पीसते हुए फोन को जेब में रख लिया। फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए भी शुभ को खड़ा करके कहा कि ठीक है, मिस्टर ओबरॉय को यहाँ तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन उनका ध्यान रखना, वो कुछ मेडिसिन खाते हैं। मैं तुम्हें उनकी सारी डिटेल्स को व्हाट्सएप कर दूंगा। उन्हें टाइम से मेडिसिन दे देना। ज़्यादा स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ उन्हें नील समझकर कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करना, प्लीज़। शुभ बोलता है कि मिस्टर रॉकी, मैं नील का अपना भाई से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा, प्लीज़। रुद्र वहाँ से चला गया और फिर शुभ अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ घर के अंदर आ गया। शुभ घर के अंदर आया तो नील अभी सोफे पर बैठा हुआ था। एक साइड दादी बैठी थी और एक साइड अवनी, सामने किट्टू और दिशा। नील ने अपने बेटे को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। नील सच में छोटे पैंथर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। छोटा पैंथर भी नील की गोद में हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अपने पापा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो। जो भी था, प्रताप फैमिली में कितनी भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन छोटा पैंथर के आने से सारी खुशियाँ आ गई थी, तो अपने हिस्से की खुशी भी वो अपने साथ लेकर आ गया था। तो शुभ को देखकर किट्टू शुभ के पास गई और नम आंखों से बोली कि शुभ भैया, आप पूछो ना नील भैया से कि रुद्र कहाँ पर है। वो भी तो इन्हीं के साथ थे ना, वो क्यों नहीं आए, वो कब आएंगे, प्लीज़ पूछो। उन्हें हम सब की याद नहीं आती क्या? आप एक बार पूछो ना नील भैया से। तो दादी ने तो अब कितनी बार पूछ लिया था, लेकिन वो ठीक से जवाब ही नहीं देते थे। तो शुभ की आंखों में भी अब पानी आ गया है। तो शुभ ने अभी किट्टू को गार्डन में आने का इशारा किया और फिर किट्टू गार्डन में चली गई। शुभ बोलता है कि भाभी, ये नील भैया नहीं है, ये कोई मिस्टर ओबरॉय है जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। हमने इन्हें नील समझ लिया है। भाभी, आप किसी को भी मत बताना। मैंने दादा और दादी की सेहत के देखते हुए इन्हें यहाँ पर रोक लिया है, वरना रॉकी तो इन्हें लेकर चला जाता। तो किट्टू को थोड़ा सा शॉक्ड हुआ। नो डाउट किट्टू के अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा था, तभी तो उसने रुद्र को पहली बार में ही एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दिलवा दिया था। किट्टू बोलती है कि आपको कैसे पता कि ये नील नहीं है? शुभ ने कहा कि रॉकी ने ही बताया है मुझे। किट्टू बोलती है कि आपको उस रॉकी पर यकीन है? मुझे तो उस बंदर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, शक्ल से ही एक नंबर का झूठा लगता है। मतलब? शुभ ने भी हैरानी से पूछा। किट्टू बोलती है कि रॉकी ने जो कहा वो आपने मान लिया। आप अपनी तरफ से भी तो पता लगाइए कि ये नील भैया है या फिर नहीं है, या ये कोई इंडियंस नहीं हो सकता क्या? दादी ने भी दुनिया देखी है, वो अपने नील को नहीं पहचानेगी क्या शुभ भैया? आप भी जानते हो दादी तो अंधेरे में भी सुई ढूंढ लेती है, ये तो फिर भी लंबे चौड़े 6 फुट के नील भैया है। तो शुभ को अब किट्टू की बात सही लग रही थी। कुछ सोचकर शुभ भी बोलता है कि लेकिन भाभी, रॉकी ने मुझे इनके सारे ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। डॉक्यूमेंट्स तो झूठे भी हो सकते हैं ना भैया? क्या झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्या? आप ही सोचिए, किसी से भी पैसा फेंक कर डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा सकते हैं। किट्टू ने भी जवाब देते हुए बोला। तो शुभ बोलता है कि आप सही कहती हैं भाभी, शायद ये हमारे नील भैया ही हैं, लेकिन अगर ये हमारे नील भैया हैं तो इन्हें कुछ याद क्यों नहीं है? आप भी तो सोचिए, ये यहाँ पर आकर एक्साइटेड क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने हमें पहचानने से मना क्यों कर दिया है भाभी? तो हो सकता है इन्हें कुछ याद ही ना हो सकता है इन्हें ऊंचाई से गिरने के बाद उनकी याददाश्त ही चली गई हो। किट्टू भी बोलती है। तो शुभ ने कहा कि भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है। मुझे खुद से पता लगाना चाहिए कि मिस्टर ओबरॉय नील भैया है या फिर नहीं, पर कैसे लगाऊं? तभी शुभ का फोन वाइब्रेट होता है। उसमें नील की मेडिसिन की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। शुभ ने भी मोबाइल देखकर कहा कि भाभी, रॉकी ने मिस्टर ओबरॉय की मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन भेज दी है। रॉकी कह रहा था कि शायद मिस्टर नील बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी मेडिसिन चल रही है। किट्टू भी एक्साइटेड होकर बोली कि शुभ भैया, ये मेडिसिन किस चीज़ की है? आप अभी के अभी नेट पर चेक करो, मुझे तो ये बंदर मतलब रॉकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। तो शुभ ने वो सारी मेडिसिन नेट पर चेक किया, तो वो सारी मेडिसिन अभी
याददाश्त वापस आने की थी। वो मेडिसिन दिमाग को ठंडा रखने की थी। शुभ ने फिर से अभी उसको चेक करने के लिए वो सारी मेडिसिन जिया के व्हाट्सएप पर भेज देता है और फिर थोड़ी देर में ही जिया का रिप्लाई भी आ गया था। रिप्लाई में लिखा था कि ये सारी मेडिसिन ऐसे पेशेंट को खिलाई जाती हैं जिसकी याददाश्त चली गई हो। उसका दिमाग शांत रहेगा, ठंडा रहेगा और उसे पुरानी बातें जल्दी जल्दी याद आ जाएंगी। ये खासकर इसी के लिए है, बिना किसी मेंटली प्रेशर के, इसीलिए ये सारे मेडिसिन खिलाई जाती हैं। ये मेडिसिन रुकनी नहीं चाहिए वरना पेशेंट के सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो शुभ अभी जैसे जैसे वो सारे मैसेज पढ़ रहा था तो शुभ के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। शुभ बोलता है कि भाभी आप कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट हो यार, कितना दिमाग है आपके, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग कहाँ से आया? ऑफ कोर्स मुझसे ही आया होगा, शुभ ही तो है जो इतना इंटेलिजेंट है, मेरे साथ रहकर आप भी इंटेलिजेंट हो गई हो। किट्टू तो अभी हैरानी से शुभ को देख रही थी कि कितनी जल्दी किट्टू का सारा क्रेडिट शुभ ने खुद ही ले लिया था। तो किट्टू बोलती है कि अच्छा आप अब ये बताओ कि जिया दी ने क्या रिप्लाई किया है। तो शुभ बोला कि ये बात सच है कि नील बीमार है और शायद उसकी याददाश्त चली गई हो, इसीलिए रॉकी उन्हें ये सारी मेडिसिन खिलाता है ताकि नील की याददाश्त वापस आ जाए। तो लेकिन फिर भी हम ऐसे ही किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रख सकते हैं भाभी, मुझे और भी इसके बारे में पता लगाना होगा कि ये नील है या फिर नहीं है। तो किट्टू बोलती है कि भैया जल्दी से ये पता लगाओ और फिर रुद्र का भी पता लगाना है हमें, वो कहाँ पर है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो शुभ अभी किट्टू को समझाते हुए बोलता है कि भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रुद्र भी यहीं पर होगा, आस पास ही होगा। नील भैया मिल गए हैं ना तो रुद्र भैया भी मिल ही जाएंगे, लेकिन तब तक आपको मेरा एक काम करना होगा, नील को अवनी के करीब नहीं जाने देना है जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये हमारे नील भैया हैं या फिर नहीं, तब तक प्लीज़ आप संभाल लेना। तो किट्टू अभी हैरानी से बोलती है कि शुभ भैया ये कैसे काम मुझे दे रहे हो आप, मैं नहीं कर सकती, पर मैं कैसे इन दोनों के बीच में? शुभ हाथ जोड़कर बोला कि भाभी अब मैं उन दोनों के बीच में बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, प्लीज़ आप मान जाओ ना, लेकिन अगर आप ट्राई करोगी तो शायद उन दोनों के बीच में दूरियां बरकरार रहें। किट्टू अभी इरिटेट होकर बोलती है कि भैया ये कैसे धर्म संकट में फंसा रहे हो आप मुझे, भला मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, आप किसी और से ही कह दीजिए ये काम करने के लिए। एक काम करते हैं, दिशा को यहीं पर रोक लेते हैं, दिशा और मैं दोनों मिलकर शायद उन दोनों के बीच में दूरियां बरकरार रख लेंगे। लेकिन आप खुद ही सोचो, दोनों पूरे 1 साल बाद मिले हैं, मैं कैसे कैसे समझाऊं? तो शुभ अभी किट्टू को समझाता हुआ बोलता है कि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, जो आप नहीं कर रही हो मैं समझ रहा हूँ भाभी, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि हम अवनी को किसी अजनबी के साथ कमरा शेयर तो नहीं करने दे सकते ना। अगर ये नील भैया नहीं हुआ तो पहले हम कंफर्म कर लेंगे और 1-1.5 हफ्ते में मैं पता करके बता दूंगा, प्लीज़ भाभी तब तक आप ध्यान रखना। किट्टू ना चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला देती है, लेकिन ये सच में एक बहुत बड़ा टास्क था। शुभ अंदर जाने के लिए बढ़ा तो किट्टू ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि शुभ भैया मेरी बात सुनो, आप जो भी कह रहे हो ना मैं करूँगी, लेकिन बदले में आपको भी अपने पिकाचू को प्यार करना होगा। मैंने दिशा को बहुत देख लिया है रोते हुए, अब एक और आंसू उसकी आंखों में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इसीलिए मैंने कभी भी आपसे शिकायत नहीं करी, लेकिन अब आपको अपने पिकाचू को पहले जैसा ही प्यार करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही मैं आपकी बात को मानूंगी। शुभ ने भी अपनी पलकें झपकाई और किट्टू ने मुस्कुराकर शुभ का हाथ छोड़ दिया और दोनों ही फिर अंदर आ गए। तो दादी ने भी शुभ को देखकर कहा कि शुभ बहुत रात हो गई है, दिशा को घर छोड़ाओ। तो शुभ बोलता है कि दादी दिशा घर में ही रहेगी, वैसे भी कुछ महीने बाद तो इसे परमानेंट यहीं पर रहना है ना, अभी से बहू बनने की प्रैक्टिस कर लेगी। मम्मी जी को मैं कॉल करके बता दूंगा कि दिशा यहीं पर है। तो शुभ से अभी ये सारी बातें बोलकर वहां से चला गया था। दादी अपनी दिशा अभी तीनों ही मुंह खोल कर शुभ को देख रही थी, उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो शुभ अभी सीधा अपने कमरे में आकर वीरू को नंबर डायल करने लगता है। तो 2-4 रिंग जाने के बाद अभी वीरू ने अपने फ़ोन को रिसीव कर लिया था। तो शुभ ने भी फ़ोन पर कहा कि वीरू भैया आप कहाँ पर हो? वीरू बोलता है कि कुछ काम है तो बताओ मैं अभी आ जाता हूँ। तो शुभ अभी समझ गया था कि वीरू अभी वृंदा के साथ उसके घर में है। तो शुभ बोलता है कि वीरू भैया वृंदा भाभी को अपनी गोद में उठाओ और सीधा प्रताप हाउस आ जाओ, नील भैया घर वापस आ गए हैं। और ये सुनते ही वीरू जो कि सच में अभी वृंदा की गोद में सर रखकर सोफे पर लेटा हुआ था, झटके से खड़ा होकर हैरानी से बोलता है कि क्या क्या कह रहे हो? नील सर वापस आ गए, मैं अभी आता हूँ। वीरू ने अभी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और वृंदा को अपने गले लगाकर कहा कि सुना तुमने वृंदा
वृंदा। शुभ ने क्या कहा कि नील सर घर वापस आ गए हैं, अब तो मेरी तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। नहीं, जल्दी तो नहीं होगी, पहले तो जय और जिया की शादी होगी, उसके बाद ही मेरी और तुम्हारी शादी होगी। वृंदा को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी, फिर भी वो वीरू की खुशी में खुश हो गई थी। वीरू अपने शूज को पहनता हुआ बोलता है कि अच्छा वृंदा, अब मैं जा रहा हूँ प्रताप हाउस नील सर से मिलने के लिए, कल मिलूंगा तुमसे। तो वीरू अभी जैसे ही अपने शूज पहनकर उठा तो वृंदा उसका हाथ पकड़कर बोली कि वीरू, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर मैंने कभी तुमसे कोई झूठ बोला हो तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? तो वीरू ने वृंदा के गाल पर अपना हाथ लगाकर कहा कि ऐसा क्यों कह रही हो तुम वृंदा, तुम कभी कोई गलती नहीं करोगी, मुझे पता है, और ना ही कभी कोई झूठ बोलोगी। मैं जानता हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी, तो फिर माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वृंदा फिर बोलती है कि मैंने कभी ऐसा झूठ बोल दिया हो जिससे मेरे और तुम्हारे बीच में दूरियां आ जाएं तो? वीरू अभी फिर से मुस्कुराकर बोलता है कि झूठ अपनी जगह पर है और अपना प्यार अपनी जगह पर है। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ लेकिन कभी भी तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ वृंदा। और वैसे भी अब प्रताप हाउस में खुशियाँ लौट आई हैं तो बहुत ही जल्द हम दोनों भी शादी कर लेंगे और हमारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। तो वीरू ने अभी वृंदा के माथे को चूमा और फिर उसके घर से चला गया। तो वृंदा भी वीरू के जाते हुए देख रही थी। वृंदा की आंखों में भी कहीं ना कहीं पानी आ गया था। जितना वो वीरू को जानती थी, वीरू को झूठ से सख्त नफरत थी और वृंदा को इसी बात का डर था कि कहीं उसे पता चल गया कि वृंदा रुद्र और नील के बारे में सब कुछ जानती थी तो वो उसे नाराज ना हो जाए, कहीं उससे वो दूर ना हो जाए। इसी बात को सोच कर अब वृंदा को काफी ज्यादा डर लगने लगा था और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। इधर प्रताप हाउस में इस वक्त नव्या और निहाल को जब ये खबर मिली कि नील प्रताप हाउस वापस आ गया है, वो दोनों ही अभी रात को ही प्रताप हाउस में आ गए थे क्योंकि नव्या और निहाल दोनों ही अब नील से मिलना चाहते थे। नव्या को तो पहले से ही नील से बहुत ज्यादा लगाव था। वो जैसे ही घर में एंटर हुई तो उसके आंसू भी अपने आंखों से गिरना शुरू हो गया। तो नव्या भी रोती रोती नील के पास गई और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो नील को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नव्या उससे गले लगकर क्यों रो रही है, लेकिन फिर भी जब नव्या उससे गले लगकर रो रही थी उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो उसके दिल को सुकून दे रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जो लड़की उसे गले लगकर रो रही है आखिर वो लड़की है कौन और क्यों रो रही है। नव्या भी थोड़ी देर रोती रहती है और फिर अपने आंसुओं को पूछ कर सुबकते हुए बोलती है कि कहाँ थे भाई आप, आपको हमारी याद नहीं आई क्या? अपनी नव्या की याद नहीं आई क्या आपको? हम सब आपके लिए कितना ज्यादा रोते थे। तो दादी नव्या को अब चुप करवाते हुए बोलती हैं कि बस कर नव्या, कितना ज्यादा रोएगी तू, अब आ गया है ना नील, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, काफी रात हो गई है, तुम सब भी चलकर आराम कर लो। तो नव्या की बात सुनकर अभी नील को इतना ज्यादा अंदाजा तो हो गया था कि वो नील प्रताप सिंह की बहन है। तो नील अभी मन ही मन बोलता है कि क्या बात है, यहाँ तो भाई बहन बीवी बच्चा दादा दादी हर एक रिश्ता मिल गया मुझे और एक रॉकी का बच्चा है जो मुझे यहाँ पर आने ही नहीं दे रहा था, बताऊंगा इसे मैं, बस सब्र रखे। तो बहुत देर तक अब सब नील के पास ही बैठे रहे और बातें करते रहे। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और निहाल जो शुभ के कमरे में चला गया। निहाल जब शुभ के कमरे में आया तो उसने आते ही सवालों की झंडी लगा दी। नील कब आया, कैसे आया, कहाँ मिला, किसके साथ था, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। नील ने कुछ बताया क्या कि पहाड़ी से गिरने के बाद ये कहाँ पर गया था, रुद्र कहाँ पर है, रुद्र से ये मिला या फिर नहीं? शुभ अभी कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप से सोफे पर बैठा हुआ निहाल के सवालों को सुन रहा था। शुभ बोला कि जीजू आप चुप हो जाओ यार, तब कुछ बता पाऊंगा ना मैं। तो निहाल एकदम से चुप हो गया। तो शुभ ने अभी सारी बात निहाल को बता दी थी। सारी बात सुनने के बाद निहाल बोलता है कि किट्टू बिल्कुल ठीक कहती है, पहले हमें पता करना चाहिए कि ये हमारा नील है भी या फिर नहीं, या फिर कोई दूसरा इंसान है। इधर दूसरी तरफ अवनी भी आज नील के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो नील के साथ फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन नील के कंधे पर अपना सर रखकर सोना ज़रूर चाहती थी। उसके दिल की बात बताना चाहती थी कि कैसे उसने 1 साल गुजारा है। नील की बाहों में कुछ देर से आराम करना चाहती थी, नील की खुशबू को महसूस करना चाहती थी। अवनी ने छोटे पैंथर को किट्टू को देकर कहा कि किट्टू तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम तो सब कुछ समझती हो ना। आज छोटे पैंथर को तुम अपने पास ही सुला लो, परेशान करेगा तो तुम इसे मुझे दे देना प्लीज किट्टू। तो किट्टू अभी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो कुछ भी
नहीं बोल पाई और उसने चुपचाप से छोटे पैंथर को अपनी गोद में ले लिया। दिशा भी अभी किट्टू के कमरे में ही मौजूद थी। अवनी खुश होकर अपने कमरे की तरफ चली गई। नील जो भी बालकनी में खड़ा हुआ था और चांद को देख रहा था, अवनी बालकनी में गई और उसने पीछे से नील को अपने गले लगा लिया और फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। तो अवनी आज बहुत ज़्यादा रोई थी, फिर भी उसका मन रोने से बिल्कुल भी भर नहीं रहा था। नील ने घूमकर अवनी को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को रब करते हुए कहा कि हे डायनामाइट, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो तुम? अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम ऐसे रोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम्हें रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अवनी ने अभी नील के कंधे पर अपना सर रख लिया था। उसके आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी पकड़ अब नील पर मजबूत होती जा रही थी। अवनी ही जानती थी कि उसने नील के बिना 1 साल कैसे गुजारा है, कैसे रही है वो तड़प तड़प कर। नील भी अब कंटिन्यू अवनी की कमर को रब कर रहा था और थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाकर खड़े रहते हैं। तो नील ने भी अपने दोनों हाथों से अवनी का चेहरा भरा और धीरे धीरे उसके होंठों के करीब जाने लगा। लेकिन नील अभी अवनी को किस करता उससे पहले ही अवनी के कमरे का गेट नॉक हुआ। तो नील एकदम से रुक गया और उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ गया था, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। तो नील ने भी अवनी के माथे को चूम कर कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं देखकर आता हूँ कि कौन है। अवनी अभी बालकनी में ही खड़ी रही और नील जो कमरे में आ गया था। तो नील ने भी कमरे में आकर मेन गेट को खोल कर देखा तो सामने भी किट्टू और दिशा छोटे पैंथर को लेकर खड़ी हुई थी। तो किट्टू अभी नील को देखकर बोलती है कि देखो ना कितना ज़्यादा रो रहा है भैया, आज तो मुझसे चुप ही नहीं रहा है ये। नील ने भी हाथ बांध कर किट्टू को देखकर कहा कि हे हॉटी, एक दिन के लिए बच्चा नहीं संभाल सकती क्या तुम? ये सेक्सी गर्ल तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही क्या? दोनों बहनें मिलकर अब छोटे पैंथर को संभाल लो ना प्लीज हॉटी। सेक्सी गर्ल, ये हमारे नील भैया नहीं है। किट्टू ने भी मन ही मन हैरानी से बोला। छोटे पैंथर जो कि थोड़ा सा भी रो रहा था, अगर किट्टू उसे थोड़ा सा गोदी में झुलाती तो शायद वो अभी चुप हो जाता, लेकिन किट्टू जानबूझकर उसे नहीं झुला रही थी। किट्टू को अब शुभ को दिया हुआ काम याद आने लगता है। तो फिर नील ने भी छोटे पैंथर को अपने गोद में ले लिया और नील की गोद में आते ही छोटा पैंथर एकदम से चुप हो गया। तो किट्टू भी मौके का फायदा उठाते हुए बोलती है कि देखा, उसे अपने डैडी के पास ही रहना है, इसीलिए वो देखो कैसे चुप हो गया। चलो दिशा। किट्टू और दिशा जल्दी से वहां से जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी नील ने दिशा का हाथ पकड़ लिया। दिशा के तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। नील बोलता है कि सेक्सी गर्ल, मेरे सामने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं छोटे पैंथर को सुला दूंगा, उसके बाद तुम इसे लेकर चली जाना। मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना है। समझ रही हो ना तुम सेक्सी गर्ल? इतना कहकर नील ने किट्टू और दिशा दोनों की तरफ आंख मार दी और दोनों की सांसें अंदर के अंदर ही रह गईं। आखिर रहती ही क्यों नहीं, उनका सबसे बड़ा जेठ उनके साथ फ्लर्ट जो कर रहा था। तो नील ने अभी कभी भी किट्टू और दिशा के बिना बच्चा बोले बात ही नहीं करी थी और आज वो ऐसे अचानक से उन्हें सेक्सी और हॉटी गर्ल बोलना किट्टू और दिशा को हजम नहीं हो रहा था। दिशा ने भी जैसे तैसे करके नील से अपना हाथ छुड़वाया और फिर बोली कि देखिए ना भैया, हमें भी तो नींद आ रही है ना, हमें भी तो सोना है, प्लीज़ आप इसे अपने पास ही रहे। वैसे भी ये आपका ही तो बच्चा है, आप ही संभालिए, हमें क्यों संभालने के लिए बोल रहे हैं? चलो किट्टू हम चलते हैं। तो नील मुस्कुरा कर बोलता है कि ये हॉट एंड सेक्सी, पहली बात तो ये है कि मुझे भैया मत कहो तुम दोनों ही, और भैया मैं बस उस लड़की का ही हूँ जो नीचे मुझे गले लगा कर रो रही थी। और दूसरी बात ये कि इंसानियत तो है ही ये तुम दोनों के अंदर, या फिर नहीं? मैं इतने सालों के बाद अपनी पत्नी से मिला हूँ तो क्या मुझे उसके साथ टाइम नहीं बिताना चाहिए? अब तुम ही दोनों बताओ। ये सुनकर तो किट्टू अब मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है कि यार कितने चालू हैं ये, अपने आप को नील बता रहे हैं, जबकि ये बात अभी कंफर्म भी नहीं हुई है कि ये नील ही है या फिर नहीं। अगर आप नील भैया नहीं निकले ना तो फिर देखना ये हॉटी एंड सेक्सी कैसे तुम्हारा सर का ढोकला बनाकर पीटती है तुम्हें। नील
नील फिर बोलता है कि देखो ना, छोटा पैंथर सो गया है यार, अभी सो जाएगा, इसे भी लेकर चली जाओ ना तुम दोनों। इस बार किट्टू हल्के गुस्से में बोलती है कि और अगर नहीं लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे आप, बोलिए। तो नील ने भी बड़े ही स्टाइल से मारते हुए शरारत भरे अंदाज में फिर से भी किट्टू को देखकर कहा कि बताऊं बताऊं क्या करूंगा। तो किट्टू भी 4 कदम पीछे हटकर बोलती है कि अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझिए, समझे, हम जा रहे हैं, आपका बच्चा है, खुद ही संभालिए, हम नहीं संभालने वाले। किट्टू ने अभी इस बार नील की बात नहीं सुनी और किट्टू ने दिशा का हाथ पकड़ा और वहां से फुल स्पीड के साथ दिशा को लेकर भाग गई। दोनों ही वहां से भाग जाती हैं। नील जो अभी उन दोनों को जाता हुआ घूर रहा था, तो छोटा पैंथर अब तक सो चुका था। नील छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में ही उठते रहते हैं, इसीलिए जब नील ने उसे पालने में लेटाया तभी उसकी आंखें फिर से खुल गईं और वो रोने लगता है। तो रोने की आवाज़ सुनकर अवनी, जो कि अभी बालकनी में ही खड़ी हुई थी, कमरे के अंदर आ जाती है। उसने छोटे पैंथर को अपनी गोद में लेकर कहा कि किट्टू देकर गई है क्या। तो नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, कह रही थी कि तुम्हारे बिना नहीं रह रहा है, इसीलिए देकर चली गई। तो अवनी ने भी छोटे पैंथर को अपनी गोद में ले लिया और उसे चुप कराने लगती है, लेकिन पैंथर जो अभी रोता जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अवनी भी थोड़ी सी हिम्मत करके बोलती है कि नील, आप प्लीज़ बालकनी में चले जाइए ना, मुझे ना छोटे पैंथर को फीड करवाना है। वो क्या होता है और उसके लिए मैं बालकनी में क्यों जाऊँ। नील भी अभी थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोलता है। तो अवनी को अब नील की बात सुनकर थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो अवनी अभी अपनी शर्म को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि फ़ोन उठाइए और बालकनी में चले जाइए और सर्च करके देख लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ अभी आप बालकनी में जाइए प्लीज़ नील। तो नील के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपना फ़ोन लेकर सीधा बालकनी में चला गया। तो नील अभी फ़ोन में सर्च करता है अबाउट फीड। तो नील की स्क्रीन पर अब मदर बेबी की 2 से 3 फोटो आ गई थी, जिन्हें देखकर नील समझ गया था कि अवनी क्या कहना चाहती है। तो नील अभी फ़ोटो देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुराकर खुद में ही बोलता है कि इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, आखिर इसमें फीड ही तो कराना दिख रहा है, और क्या है। तो इतना बोलकर अभी वो फिर से मुस्कुराने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आज का कहानी का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैसी लगी आपको नील की एंट्री प्रताप हाउस में, क्या सच्चाई आ जाएगी सबके सामने या फिर रुद्र भी कोई नया खेल खेलने वाला है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।